आइए बच्चों, आपके सामने आज मैं लेकर आया हूँ लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th 6.2। प्रिय बच्चों, 6.2 में जो टॉपिक्स है वह इस बात को पर डिपेंड करता है कि आप यह जानते हों कि इस प्रकार अगर दो पैरेलल लाइन है यम और यन और तीसरी लाइन ए बी अगर इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है यह एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होंगे। और इसके बाद अगर अंदर की एंगल की हम बात करें तो एक को इंटीरियर एंगल होंगे जिनका सम ऑलवेज 180 होता है। और बच्चों, आप जानते हैं, बस आपको याद दिलाना है। इसके बाद अगर जेड जैसा बन रहा है, मतलब देखिए यहाँ पर जेड जैसा बन रहा है, तो यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा यदि, कब बराबर होगा? यदि ए लाइन ए बी सी डी के पैरेलल होगी, ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी पैरेलल टू सी डी होगा तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आप कह सकते हैं। इसके बाद बच्चों, मतलब एक बात और सीख लीजिए आप इसमें कि अगर यह एंगल इसके बराबर है तो ए बी जो है हमेशा सी डी के पैरेलल होगा, ए बी जो है हमेशा सी डी के पैरेलल होगा। और दूसरी बात कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। और लास्ट बात मैं आपको बता दूं कि अगर यक्स जैसा फिगर कहीं आपको देखने को मिल रहा है, अगर यक्स जैसा फिगर देखने को मिल रहा है इस चैप्टर में, तो आप उसमें ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा। इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यह एंगल ऑलवेज इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाइन्स एंड एंगल्स 6.2। बच्चों, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर मैं यहाँ मेरे हाथ में ये बुक है क्लास 9th की, और यहाँ मैं फिगर बना दिया हूँ कि ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, और तीसरी लाइन जो है, मान लीजिए इसको कुछ नाम दे दीजिए, पी क्यू नाम दे दिया। ये तीसरी लाइन जो पी क्यू है यह ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है। ए बी और सी डी को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है। और जब ये काट रही है तो इस लाइन को, जो पी क्यू लाइन है, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। इसको बिल्कुल याद रख कर लीजिए आप। जो दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन काटती है उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन में हम देख रहे हैं कि ये फिगर में दिया है कि यहाँ 50 डिग्री दिया है, यहाँ पर एक्स दिया है, यहाँ पर वाई दिया है, यहाँ 130 दिया है, और ये कह रहा है कि आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करिए। किसकी वैल्यू फाइंड करिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई की वैल्यू आप फाइंड करिए। और यह भी दिखाइए कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये भी लिखा है कि सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसको भी दिखाइए कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। चलिए पहले हम एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ मैं लिखा हूँ कि इन द गिवन फिगर अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स ए बी एंड सी डी। एक ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू जो है ए बी और सी डी को जो है कट कर रही है, ट्रांसवर्स कर रही है। तो बच्चों देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं पी क्यू क्या है? एक तरह से लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का जो जितने एंगल्स होते हैं, ईच एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 होता है। तो 50 प्लस एक्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। तो विच इज एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 50, तो ये हो गया 130 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। अब वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। चूँकि यहाँ बच्चों एक चीज़ यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर, जिससे कि यह मालूम हो कि आपने लिखा क्यों। अब अगली बात हम लिखने जा रहे हैं कि y इक्वल टू 130 डिग्री। y जो है 130 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि बोथ आर क्योंकि दोनों क्या हैं? 130 और y क्या हैं? बोथ आर
वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमको दोनों वैल्यू मालूम हो गई, एक्स की वैल्यू भी मालूम हो गई, वाई की वैल्यू मालूम हो गई। ज़रा हम ये देखते हैं कि अगर ए बी और सी डी दो लाइन हैं और इसको तीसरी लाइन पी क्यू जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तीसरी लाइन जो है जो पी क्यू है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों को, ए बी को भी और सी डी को भी, इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। अब ज़रा हम देखते हैं यहाँ पर कि एंगल जो है, एंगल एक्स किसके बराबर है, एंगल वाई के, क्योंकि दोनों क्या हैं, अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चूँकि यहाँ लिखेंगे, चूँकि एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, यहाँ लिखेंगे बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, दोनों क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये दोनों एंगल वैल्यू देखते हैं, तो एंगल दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू 130 है और वाई की वैल्यू भी 130 है। आर इसको लिख सकते हैं 130, ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, दोनों की वैल्यू 130 आई है। और हमने आपको अभी बताया कि अल्टरनेट एंगल्स अगर आपस में इक्वल हों तो जहाँ अल्टरनेट एंगल बन रहा है तो दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल होंगी। जैसा जेड बनाकर अभी बताया कि अगर ये एंगल इसके बराबर है तो यह लाइन इसके पैरेलल होगी। तो यह लाइन क्या है, यह लाइन ए बी है और यह लाइन सी डी है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यही हमको प्रूव करना था। यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फिगर है कि ए बी लाइन है, सी डी लाइन है और ई एफ लाइन है, और इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ट्रांसवर्सल लाइन का भी आप नाम दे सकते हैं। और आइए इसमें देखते हैं, कह रहे हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दिया है गिवन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, मान लीजिए क्वेश्चन 1, एंड सी डी जो है वो पैरेलल है किसके, ई एफ के, ये भी मान लीजिए, या इक्वेशन ना मानिए, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। देन अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है तो ए बी ई एफ के भी पैरेलल होगा। यह बात गिवन है, ये गिवन है, यहाँ लिख देंगे गिवन। ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, देन ए बी जो है ई एफ के पैरेलल होगा। यहाँ बच्चों देखिए कि विच इज इम्प्लाइज एक्स और वाई दोनों आप देख रहे हैं, ये तीसरी लाइन को छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए एक्स एंड वाई क्या है, को इंटीरियर एंगल, दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू क्या होगा, 180, क्योंकि हम जानते हैं कि को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 होता है। यहाँ लिख दीजिए को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों क्या हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हमको रेशियो दिया है, किसका रेशियो दिया है, वाई रेशियो जेड दिया है। इस वाई रेशियो जेड को हम मान सकते हैं, इधर जो है हमको वाई और जेड यहाँ लाना है। क्या लाना है, वाई और जेड लाना है। तो वाई तो है लेकिन जेड नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पर लिख देंगे विच इज इम्प्लाई जेड प्लस वाई इक्वल टू 180। क्यों लिख देंगे भाई, एक्स की जगह जेड क्यों लिख देंगे, क्योंकि जो एक्स है और जेड है, यहाँ लिख देंगे चूँकि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, यहाँ मैंने दिखाया है ए बी जो पैरेलल है ई एफ के पैरेलल है। जब ए बी ई एफ के पैरेलल है तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स, नेट एंगल्स, दोनों क्या हैं,
अल्टरनेट एंगल्स है और अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने z प्लस वाई लिख दिया, विच इज इम्प्लाइज यहाँ पर दिया है, चूँकि दिया है y इज रेशियो टू z इजकल टू 3:7 दिया है। r इसको मान सकते हैं y इजकल टू 3x, x ना मानिए क्योंकि x इसमें दिया है, 3p मान लीजिए, एंड z इजकल टू मान लीजिए 7p मान लिया। तो यहाँ पर लिखिए 3p प्लस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 3p है, y की वैल्यू 3p है और z की वैल्यू बच्चों 7p है। तो ये हो जाएगा कितना, 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10p इजकल टू हो जाएगा 180 और 10 से कैंसिल हो गया। तो a आ गया, p इजकल टू आ गया 18 डिग्री, p की वैल्यू आ गई। नाउ यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं है। नाउ अब हम एंगल निकाल सकते हैं। एंगल x इजकल टू क्या वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एंगल x इजकल टू क्या माने हैं, एंगल z माने हैं, क्योंकि एंगल x जो है एंगल z के बराबर है। अब एंगल z की वैल्यू 7p है, तो यहाँ लिख देंगे 7p और एंगल x इजकल टू p की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, p की वैल्यू 18 है। तो ये वैल्यू जो x की आ गई बच्चों 8 सत्ते 56 का 6, हासिल लगा 5 और 7 का 7 5 12, 126 डिग्री आ गई इसकी वैल्यू, जो कि हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हमको ये मालूम होना चाहिए कि अल्टरनेट एंगल क्या है, कोई इंटीरियर एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है। ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जैसा कि मैंने बिगिनिंग में ही आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यह फिगर हमें बुक में दिया है और यह कह रहा है, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, ये AB लाइन है, ये CD लाइन है और जो FE है, ये लाइन जो FE है वह CD पर परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री बना रहा है। और एक कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD, AB जो है CD के पैरेलल है। EF इज परपेंडिकुलर CD, जैसा भी मैंने बताया कि EF CD पे पैरेलल है। कह रहा है एंड एंगल GED 126। GED कहाँ है जरा देखते हैं हम लोग, G है, E है और D है, मतलब कि ये पूरा एंगल जो है 126 दिया है। तो हमसे कह रहे हैं फाइंड AGE। AGE कहाँ है, AGE मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसको आप फाइंड करिए। इसके बाद क्या कह रहे हैं, GEF मतलब कि ये एंगल फाइंड करिए, इसके अंदर जो एंगल है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि GEF एंड FGE। FGE कहाँ है, F है, G है और E है, मतलब कि इस एंगल को भी हमसे पूछ रहे हैं। तो कई एंगल हमसे पूछ रहे हैं, आइए देखते हैं। पहले हम एंगल आपको निकालते हैं GEF, GE और F, GEF निकालते हैं, विच इज इम्प्लाइज एंगल GEF निकालने के लिए टोटल एंगल 126 दिया है, 90 दिया है, तो इसको हम निकालते हैं एंगल GEF। एंगल GEF इसमें हम क्या जोड़ दें, एंगल FED जोड़ दें, एंगल FED जोड़ दें। तो टोटल एंगल कितना आ रहा है, 126 आ रहा है। मतलब कि हम अगर ये एंगल और ये एंगल जोड़ दें तो 126 आ रहा है और ये 90 दिया है, विच इज इम्प्लाइज एंगल GEF इक्वल टू हो जाएगा 126 माइनस 90 डिग्री, क्योंकि ये दिया है, चूँकि ये गिवन है। एंगल FED इक्वल टू दिया है बच्चों 90 डिग्री। तो एंगल GEF जो हो गया वो हो गया 6 माइनस 0 6, 12 माइनस 9 3, ये 36 डिग्री आ गया। अब ये जब 36 डिग्री आ गया तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू मालूम हो गई हमको GEF की, G मतलब ये 36 आ गया, ये 36 डिग्री आ गया। अगर A 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। वैसे भी देख लीजिए अल्टरनेट एंगल बन रहा है।
तो यहाँ लिखेंगे चूँकि एंगल GFE इक्वल टू एंगल GFE इक्वल है किसके, एंगल FED के, एंगल FED के। यहाँ लिख लीजिए बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। अब मान लीजिए हमको ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, ये हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल GFE में, चलिए GFE में क्या करते हैं, तीनों एंगल को जोड़ते हैं। एंगल GFE प्लस GFE हो गया FEG, एंगल FEG प्लस एंगल EGF, ये टोटल क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो हमको निकालना क्या है, FGE कहाँ है, FGE मतलब इसको हमको फाइंड करना है। और GFE दिया है 90 डिग्री और इसकी वैल्यू दिया है 36 डिग्री, और हमको ये निकालना है EGF इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल EGF की वैल्यू हो गई 180 माइनस, इसको हम जोड़ कर लिख देंगे। देखिए यहाँ मैंने घटा कर लिखा था, तो यहाँ जोड़ेंगे तो वही चीज़ आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 12 आएगा, तो 126 आ गया। इसको जब हम माइनस करेंगे तो EGF या FEG भी लिख सकते हैं, तो इसमें FGE लिखा है, तो उसको भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, FGE। तो 10 - 6 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 बचेगा, 7 - 2 5 बचेगा, तो ये आ गया 54 डिग्री, ये एंगल आ गया। अब हमसे एक एंगल और पूछ रहा है। अब देखिए हमने दो चीज़ निकाला, एक GEF निकाला, GEF निकाल दिया और FGE निकाल दिया। क्या बच रहा है, AGE बच रहा है, AGE। अगर हम देखें तो AG और A अल्टरनेट एंगल है, दोनों अल्टरनेट एंगल है, जो 106 आएगा वही ये आएगा, और या तो आप लीनियर पेयर से आप निकाल लीजिए, वो आपके ऊपर है। विच इज इम्प्लाइज AGE, एंगल AGE प्लस एंगल FGE, ये दोनों क्या हैं 180 होंगे। यहाँ लिख दीजिए लीनियर पेयर मैंने लिख दिया। अब दोनों की वैल्यू रखते हैं, AGE निकालना ही है, तो एंगल AGE प्लस इसकी वैल्यू क्या है FGE की, FGE की अभी निकालें आप 54 डिग्री इक्वल टू 180, तो उधर ले जाकर माइनस कर दीजिए। यहाँ लिख दे रहा हूँ एंगल AGE इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54, माइनस करिए, एंगल AGE इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 10 - 4 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 - 5 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये देखिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि 126 यहाँ है और यहाँ भी 126 आया, तो चाहे लीनियर पेयर से निकाल लीजिए और चाहे आप बता दीजिए कि दोनों क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का एक फिगर देखिए बुक में बना हुआ है, इस प्रकार से मैंने बना दिया, और गिवन दिया है कि PQ जो है ST के पैरेलल है, PQ जो है ST के पैरेलल है, और PQ जो है ST के पैरेलल है, थोड़ा सा ऊंचाई पर है, हल्का सा, ये देखिए हल्का सा ऊंचाई पर है, यहाँ पर ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो इसके पैरेलल है। क्या है, इसका नाम है ST, और इसकी वैल्यू दिया है बच्चों, इसकी वैल्यू दिया है कितना 130 दिया है,
और इसमें हिंट दिया है कि ड्रा अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रो पॉइंट आर, थ्रो पॉइंट आर। तो एक लाइन जो है कह रहा है कि आप आर से होते हुए एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए। एक पैरेलल लाइन हमने खींच लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मान लीजिए कोई लाइन मान लीजिए ए और बी मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ड्रा पैरेलल लाइन एस टी थ्रू आर, आर से होते हुए मैंने एक लाइन खींचा। अब मैं देख रहा हूँ कि अगर पी क्यू एस टी के पैरेलल है, पी क्यू एस टी के पैरेलल है और इसको हल्का सा मैं आगे बढ़ाऊँ, थोड़ा सा कल्पना कीजिए अगर इस प्रकार से मैं आगे बढ़ाऊँ डॉट डॉट करके, तो ये क्या बन रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है। और ट्रांसवर्सल जब लाइन बन रही है तो ये जो है एंगल ये क्या होगा, कोई इंटीरियर एंगल होगा। तो कोई इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ लिखेंगे विच इज इम्प्लाइज एंगल एंगल 130 प्लस एंगल एस आर बी, एंगल एस आर बी, दोनों का योग क्या होगा, 180 होगा। क्यों होगा कि दोनों को इंटीरियर एंगल है, बोथ आर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, दोनों क्या हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो विच इज एम्प्लाइज एंगल एस आर बी हो जाएगा 180 माइनस 130। तो एंगल एस आर बी इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करिए 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 3 5। तो ये जो एंगल आ गया कितना आ गया, एस आर बी, इस एंगल की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। इसके बाद हमसे पूछ रहे हैं क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस मतलब हमसे इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल को पूछ रहे हैं। तो ऐसे डॉट 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 करके हम मिला सकते हैं तो ट्रायंगल बन जाएगा। अब चलिए जरा हम इस एंगल की बात करते हैं, सेम टू सेम जो इधर है वही चीज़ इधर है। तो अगर हम इस प्रकार से लाइन लें तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो इसका भी यह एंगल, इस एंगल दोनों को लेंगे तो कोई इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो विच इज इम्प्लाइज 110 प्लस एंगल क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। यहाँ हम लिख देंगे बोथ आर को इंटीरियर एंगल, बोथ आर को इंटीरियर एंगल, दोनों क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल क्यू आर ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 11, एंगल क्यू आर ए इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 1 7 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। मतलब कि यह कितना आ गया, एंगल क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए आ गया 70 डिग्री। मतलब ये 50 आ गया और ये 70 आ गया, मतलब ये 50 डिग्री आ गया बच्चों और यह 70 डिग्री आ गया। तो अब ये एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसको अगर आप डॉट डॉट नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, ट्रायंगल मत बनाइए, आप लीनियर पेयर से ही निकाल दीजिए, क्योंकि ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ लिखिए विच इज इम्प्लाइज, मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ या यहीं लिखिए, विच इज इम्प्लाइज एंगल ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस, यही पूछ रहा है क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी, एंगल एस आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से, फ्रॉम लीनियर पेयर। तो सबकी वैल्यू रखते हैं, ए आर क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाला है 70 डिग्री निकाला है, प्लस क्यू आर एस निकालना है, फाइंड करना है, और एस आर बी हमने 50 डिग्री निकाला है इक्वल टू 180। अब देखिए विच इज एम्प्लाइज एंगल क्यू आर एस इक्वल टू हो जाएगा, पहले हम क्या करें 70 और 50 को ऐड कर लें तो ये जाएगा 120, 120 डिग्री, और 180 में से 120 हम माइनस कर दें तो ये आ जाएगा कितना, 0 माइनस 0, 8 माइनस 2 6, 1 माइनस 1
नथिंग। तो बच्चों ये आ गया विच इज इम्प्लाइज, ये आ गया एंगल क्यू आर एस आ गया 60 डिग्री, जो कि हमको फाइंड करना था। यही आपका आंसर है। तो आप जो है बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रफ कॉपी और पेन लेकर बार बार प्रैक्टिस करें। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि इन फिगर 6.33, ये फिगर मैंने बना दिया है, ये फिगर ऐसा बनाया है। कह रहा है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। दो मिरर हैं, दर्पण हैं, एक पी क्यू है और एक आर एस है। तो कह रहे हैं कि एन इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट मतलब आने वाली रेज, गिरने वाली, जैसे शीशे, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी बाहर खड़े होकर शीशा चमकाते हैं और तो रोशनी घर में जाती है, तो कैसे होता है, वो सूर्य की रोशनी शीशे पर गिरती है और शीशे पर से रिफ्लेक्ट होकर, मतलब परावर्तित होकर, तो हमारे घरों में आते हैं, तो किसी को हम शीशा चमकाते हैं तो उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। प्रकाश किरण के लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो दर्पण पर लाइट पड़ रही है और वापस लौट आ रही है। ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, और जो है ए बी जो लाइन है वो पी क्यू पर स्ट्राइक कर रही है, लड़ रही है, तब वहाँ से निकलती है, सी पर स्ट्राइक करती है तो डी की ओर भागती है। तो कह रहे हैं कि मूव अलोंग द पाथ बी सी, बी सी की ओर जो है वह जाती है। ये देखिए कह रहे हैं बी सी जाती है। इसके बाद कह रहे हैं स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी, और सी पर जब स्ट्राइक करती है तो डी की ओर भागती है। अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक एलॉन्ग सी डी, और कहाँ जाती है, सी डी की ओर। प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यह प्रूव करिए कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, इस बात को प्रूव करिए आप। तो बच्चों इस प्रकार से जो है लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कह रहे हैं प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, इस बात को हमको प्रूव करना है। इस बात को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया कि जो ए बी रेज जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर सी पर जा रही है, फिर डी पर जा रही है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा कि एट पॉइंट बी ड्रा बी पैरेलल टू पी क्यू। यहाँ पर एक लाइन बी खींचा जो कि पी क्यू के पैरेलल है, और इसके बाद क्या किया कि पॉइंट सी पर भी यही काम किया, सी एफ, जो कि किसके पैरेलल है, मतलब किसके परपेंडिकुलर है, आर एस पर परपेंडिकुलर है। तो बच्चों इस बात को आप ध्यान दीजिए, छोटे क्लासों में क्लास 8th में पढ़े हैं, पढ़कर आए हैं आप, और 10th में भी पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये ऐसा फिगर बना होता है, और इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है, और इस पर जो कोई रेज आती है और वहीं से लौट जाती है। अगर मीडियम चेंज ना हो तब, मीडियम जैसे अगर एयर है तो एयर ही रहे, ग्लास है तो ग्लास ही रहे, और वाटर है तो वाटर ही रहे। तो नॉर्मल से जो एंगल यहाँ बनता है, मान लो आई बनता है और यहाँ आर बनता है, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, तो हमेशा जो है एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। यह रिफ्लेक्शन का रूल होता है कि अगर मीडियम न चेंज किया जाए तो आने वाली रेज का जो एंगल होता है जाने वाली रेज के एंगल के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है ऑलवेज। ये मतलब रूल होता है रिफ्लेक्शन का। तो ये रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर से जा रही है, इधर से आ रही है। अगर इसको बी को हम नॉर्मल मान लें तो एंगल 4 एंगल 3 के बराबर होगी, रूल ऑफ द रिफ्लेक्शन के अंतर्गत। तो एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल होगी, तो इसलिए लिखा हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यहाँ भी देख लीजिए वही घटना है, इसे नॉर्मल मान लीजिए, तो एंगल 2 और एंगल 1, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर मान लिया हूँ, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। नाउ अब देखिए कि एंगल जो ई बी सी है, एंगल ई बी सी, एंगल ई बी सी, एंगल ई बी सी किसके बराबर है? एंगल ई बी सी जो है वह एंगल बराबर है किसके? एंगल बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ के बराबर है। यहाँ देखिए, अर्थात इसको लिख सकते हैं आर, अथवा लिख सकते हैं एंगल बी क्या है? एंगल 3 है। एंगल 3 इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल 2।
एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 2 के। इक्वेशन नंबर 3 मान लें। क्यों ऐसा हुआ है? ये है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल साइन। अब देखिए एंगल 3 एंगल 2 के बराबर हो गया। अब ऐसे ही हम कर सकते हैं कि एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है, तो विच इज इम्प्लाइज एंगल 1 इजकल टू एंगल 2। देखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है तो यहाँ 3 लिख सकते हैं, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है तो एंगल 4 भी लिख सकते हैं। मतलब चारों एंगल आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। विच इज फ्रॉम, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1 और 2 एंड 3 से। अब देखिए विच इज इम्प्लाइज, यहाँ पर देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 प्लस एंगल 4। या तो ऐसा कर लीजिए आप, मैं एक नया तरीका आपको बता रहा हूँ कि ये इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। यहाँ देखिए एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। चलिए इक्वेशन 3 में देखते हैं क्या है। इक्वेशन 3 ये कह रहा है कि एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 3 इजकल टू एंगल 3 इजकल टू एंगल 2, एंगल 2 के बराबर है। एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है, तो हमने क्या किया कि बोथ साइड एंगल 1 जोड़ दे रहा हूँ, दोनों साइड में एंगल 1 जोड़ने पर, तो एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड, जिससे कोई प्रभाव न पड़े दोनों पर। एंगल 3 प्लस एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1, ये मैंने बोथ साइड जोड़ दिया। यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, एंगल 3 में 1 जोड़ दिया और एंगल 2 में 1 जोड़ दिया, तो ये हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1। ध्यान दीजिए बच्चों, हमको ये दिखाना है कि यह एंगल इसके बराबर दिखाना है, तो एंगल 3 के साथ क्या है? 4 है, तो एंगल 3 के साथ हम 4 लिख दें। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इजकल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है, एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है, इसलिए एंगल 1 की जगह मैंने एंगल 4 लिख दिया। तो विच इज इम्प्लाइज एंगल 3 प्लस एंगल 4 इजकल टू, अब देखिए एंगल 2 तो है यहाँ, लेकिन 1 भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो यहाँ हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 1। ये देखिए ये आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 और एंगल 2 प्लस एंगल 1। एंगल 3 प्लस एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 और एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 और 4 को दोनों को साथ में लें तो ABC लिख सकते हैं, एंगल ABC लिख सकते हैं इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं BCD, एंगल BCD लिख सकते हैं। दोनों एंगल क्या हो गए? बराबर हो गए। तो जब दोनों एंगल इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, दोनों बराबर हो गए, तो ऑटोमेटिक जो रेखाएं हैं आपस में क्या हो जाएंगे? लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगे। विच इज इम्प्लाइज, ये क्या हो जाएगा? AB इज पैरेलल टू CD, यही हमको प्रूव करना था। हेंस लिख दीजिए, हेंस AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, यही हमको प्रूव करना था। ये लिख दीजिए प्रूव्ड। तो इस प्रकार से बच्चों जो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, और 6.2 जो है कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर फिर आएंगे, और तब तक जो है बिल्कुल इसको रिवाइज करते रहिए, और बिल्कुल अच्छे से रफ कॉपी लेकर और पेन लेकर बार बार अभ्यास करिए, जिससे आप बिल्कुल मजबूत हो जाएं मैथमेटिक्स में। हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको यह एक्सरसाइज कैसा लगा। थैंक यू।